Good morning everyone. Welcome back to my channel that is lectures by Dr. शिवी भसीन. आज हमने अभी फिजियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, यूरिन फॉर्मेशन का भी डाला है, फिर oogenesis का डाला है. तो आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो है हार्ट का स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ हार्ट. मतलब जिसमें हम देखेंगे कि हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और हार्ट की वर्किंग यानी कि हार्ट में जो ब्लड फ्लो है वो कैसे होता है. मैं ट्राई करूँगी कि इसे बीएससी के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करूं, जो जनरल बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जहां जहां ये टॉपिक आता है बीएससी एमएससी में, और कॉम्पिटिटिव भी कवर करने की मैंने कोशिश की है. नीट वगैरह में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी मैंने इस नोट में कवर करने की मैक्सिमम कोशिश करी है. ठीक है, तो हम फर्दर स्टार्ट करते हैं डिले ना करते हुए. देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है? लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में हार्ट लोकेटेड होता है. ठीक है, और एक एडल्ट का हार्ट 12 सेंटीमीटर्स होता है लगभग लेंथ में, और उसका जो वेट होता है वो 280 से 340 ग्राम्स होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 230 से 280 ग्राम्स होता है. ठीक है, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो आपका पाम है, जो आपकी हथेली का साइज़ है, लगभग वही साइज़ आपके हार्ट का होता है. अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है जितनी जितनी लेंथ आपकी हथेली की है. ठीक है, वेट जो है हार्ट का वो 0.45% होता है ऑफ द बॉडी वेट. मेल्स की जो बॉडी का टोटल वेट है उसका 0.45% होता है हार्ट का वेट, और फीमेल्स की जो बॉडी का वेट है उसका 0.40% होता है फीमेल्स के अंदर हार्ट का वेट. ठीक है, हार्ट क्या है? एक हॉलो स्ट्रक्चर, हम इसे एक हॉलो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन कह सकते हैं जो कि कॉनिकल शेप का होता है. ठीक है, हार्ट का बेसिक शेप अभी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा. बट बेसिकली हम इसे कॉनिकल स्ट्रक्चर मानते हैं या पिरामिडल फॉर्म का स्ट्रक्चर मानते हैं, जिसका जो अपर पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है, और जो अपर ब्रॉड पार्ट होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम एपेक्स बोलते हैं. ये जैसे ऊपर जो ब्रॉड पार्ट दिख रहा है आपको, उसको बेस बोलते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को एपेक्स बोलते हैं. और हार्ट के लिए ये आप सदैव ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हार्ट होता है इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है. इसीलिए हार्ट की जो एक नस है वो भी एक नर्व जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड की फिंगर से कनेक्ट करती है. इसीलिए माना जाता है कि अगर लेफ्ट हैंड में कोई दर्द हो या किसी तरह की झुंझुनी आए तो कई बार उसे हार्ट के प्रॉब्लम से कोरिलेट करके देखा जाता है. देन हार्ट की जो कवरिंग होती है, हार्ट को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल लेयर. ठीक है, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं. और ये पेरिकार्डियल लेयर भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है. एक होती है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और एक होती है इनर विसरल पेरिकार्डियम, है ना. आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है एक फ्लूइड जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है ना, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, और जो पूरी पेरिकार्डियम लेयर होती है उस पूरी का यही फंक्शन होता है कि वो हार्ट को प्रोटेक्ट करे और शॉक्स और इंजरीज से भी प्रोटेक्ट करे और हार्ट का जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करे. ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हार्ट के एक बार हम देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट जो रहता है उसका जो अपर एंड होता है वो ब्रॉड होता है जिसको कहते हैं बेस, और नीचे वाले एंड को कहते हैं एपेक्स. ये भी मैंने बताया कि कॉनिकल स्ट्रक्चर का होता है. इंटरनल स्ट्रक्चर के डायग्राम में आपको और क्लियर दिखेगा कि ये कॉनिकल स्ट्रक्चर का हार्ट होता है, और इसमें जो खासियत है वो ये है कि ये एक लेयर से कवर्ड होता है. इसको कवर करने वाली लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं या पेरिकार्डियल लेयर कहते हैं. ये जो पेरिकार्डियल लेयर होती है ये भी दो हिस्सों में बटी हुई होती है, यानी कि ये दो लेयर से बनी होती है. एक आउटर जो पेरिकार्डियल लेयर होती है उसको कहते हैं आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर, और एक इनर विसरल पेरिकार्डियम लेयर होती है. इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इस फ्लूइड का, इस पूरी पेरिकार्डियल लेयर्स प्लस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है हार्ट को किसी भी मैकेनिकल शॉक से और इंजरीज से प्रोटेक्ट करना. अब मैं हार्ट का आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताऊं. यदि आप इसकी एक्सटर्नल हार्ट की एनाटॉमी देखें, आई होप आप सब समझते होंगे,
मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी, यदि आप सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, है ना, और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसको एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल हार्ट, यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नली इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक्सटर्नली हार्ट के स्ट्रक्चर में होते हैं ग्रूव्स। सबसे पहले यहाँ पाए जाएंगे आपको इंटीरियर और इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स, जिसको सल्काई भी कहा जाता है, ठीक है। सल्काई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपकी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इससे पहले यदि फिश के हार्ट पे कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, फिश का सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता है, सदैव इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता रहता है। देन उसके बाद जो एम्फीबिया का हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स का जो है वो 3.5 चैम्बर्ड माना जाता है, और क्रोकोडाइल और एलिगेटर में ये पार्शियली अप्रॉक्सीमेटली 4 चैम्बर्ड माना जाता है, क्योंकि उनके 2 ऑरिकल होते हैं और जो वेंट्रिकल होता है वो पार्शियली सब डिवाइडेड होता है। तो इसे हम 3.5 चैम्बर्ड हार्ट या अप्रॉक्सीमेटली 4 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। जो एव्स बर्ड्स का हार्ट होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, और मैमल के अंदर भी हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, जहां 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, जब हम इसकी बात करें तो जो राइट ऑरिकल होता है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का क्वाड्रिलेटरल चैम्बर का होता है, और इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सुपीरियर वेना केवा और एक होता है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर जो पोर्शन होता है, बॉडी का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है और हार्ट में पोर करता है। और जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में पोर करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑरिकल्स होते हैं, दोनों जो ऑरिकल्स हैं वो डील करेंगे, जो राइट साइड है हार्ट का, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, जो राइट साइड है वो डील करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो डील करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। यानी सदैव जो राइट पार्ट है हार्ट का उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पूरी बॉडी से, ये सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लाता है, और इंफीरियर वेना केवा जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड ला रहे हैं पूरी बॉडी का, इसलिए ये वेन्स कहलाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि जो इंफीरियर वेना केवा है वो बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। ओके, इंफीरियर वेना केवा बॉडी की लार्जेस्ट वेन है, ठीक है। देन इसके बाद यदि हम बात करें लेफ्ट ऑरिकल की, तो लेफ्ट ऑरिकल जो है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है, और उसकी जो वॉल्यूम होती है वो राइट ऑरिकल से कम होती है, लेकिन इसकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं, है ना, इसकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं, और इसके अंदर आपको मिलेगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शनल वेन है। नॉर्मली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंटेन करती है। इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी भी एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं। फिर उसके बाद बात करें वेंट्रिकल की, जो ऊपर वाले चैम्बर है हार्ट के वो ऑरिकल्स कहलाते हैं। इसमें और क्लियर समझ में आएगा। ये जो ऊपर वाला चैम्बर है हार्ट के, ये और जूम में कर देती हूँ, ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं ये ऑरिकल कहलाएंगे। ये वाला जो है ये राइट ऑरिकल कहलाएगा, और एक ये वाला जो है ये लेफ्ट ऑरिकल कहलाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये टिल्टेड है हार्ट, तो उसको थोड़ा एक टिल्टेड व्यू में अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पोर्शन है ये राइट ऑरिकल कहलाएगा, ये जो है ये लेफ्ट ऑरिकल कहलाएगा। इसी प्रकार से ये जो है अगले चैम्बर पे हमारे नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब इसके बाद वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल की थिन वॉल होती है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्गेस्ट नैरोएस्ट चैम्बर होता है, जिसकी की वॉल्स थिक होती हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए।
ओके, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है हार्ट का। देन हम बात करें पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा की। जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो भी राइट वेंट्रिकल से अराइज करता है एंड इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जब मैं अभी आपको सर्कुलेशन ब्लड का समझाऊंगी तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो पल्मोनरी ट्रंक होता है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से, और वो बट जाता है आगे जाके राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक एक्सेप्शन है जो कि कैसा ब्लड ले जाती है, जो कि डील करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, और एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। एओर्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एओर्टा कहाँ से निकलता है? ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, और ये बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, लार्जेस्ट वेन कौन है? इंफीरियर वेना केवा, और लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? एओर्टा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट बातें। एओर्टा कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। क्या काम है इसका? मेन काम है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। अब ये तो मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया, अब ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में बता रही हूँ हार्ट का। एक बार यदि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करें तो इसके अंदर जो आर्टरिया होते हैं, दो थिन वॉल्ड आर्टरिया होते हैं और जो सेपरेटेड होते हैं इंटर आर्टरियल चैम्बर से। ये आपको दिख रहा है, ये जो एक चैम्बर है बीच में, ये जो इसको सेपरेट कर रहा है उसको कहते हैं इंटर आर्टरियल स्टेप्टम। और जो ओपनिंग होती है इंफीरियर वेना केवा की, मैंने आपको बताया कि इंफीरियर वेना केवा पूरी बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड लेके आता है और राइट ऑरिकल में खुलता है। तो जो ओपनिंग होती है इंफीरियर वेना केवा की वो स्टेरियन वॉल्व से गार्ड होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, स्टेरियन वॉल्व से जो है वो इंफीरियर वेना केवा राइट ऑरिकल के अंदर खुलता है। इसी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कोरोनरी साइनस पाया जाता है जो कि थिबेसियन वॉल्व से खुलता है। ठीक है, राइट एट्रियम एडजॉइनिंग द इंटर आर्टरियल सेप्टम इज एन ओवल डिप्रेशन। यहाँ पे एक राइट ऑरिकल में एक ओवल डिप्रेशन, ओवल शेप का डिप्रेशन पाया जाता है जिसको फोसा ओव्यूलिस भी कहा जाता है। ठीक है, देन हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जिसपे 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है, एमबीपीएससी में भी आया है, स्लेट में भी बहुत पूछते हैं ये, वो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है ना, ये आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए ये जो है ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ये मैंने आपको बताया था। राइट ऑरिकल जो है और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में दो वॉल्व होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी दो वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोगों को हार्ट डिजीज है वॉल्व की मेल फंक्शनिंग के कारण, या वॉल्व में कुछ डिफेक्ट है। तो ये जो वॉल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है ये बताऊंगी तो आपको ये वॉल्व भी बताऊंगी। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके 3 फ्लैप होते हैं इसलिए उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, द वॉल्व बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और इसी प्रकार से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रियल वॉल्व। ठीक है, क्यों बाइकस्पिड? क्योंकि उसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे बाइकस्पिड या मिट्रियल वॉल्व कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये पूछा जाता है कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाय और ट्राइकस्पिड वॉल्व में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसका कुछ कोड बना लीजिए LB के, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होगा जिसके कि 2 फ्लैप्स होंगे जिसको मिट्रियल वॉल्व भी कहेंगे, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा जिसके कि 3 फ्लैप्स होंगे। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की तो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं वो फ्लैप से अटैच्ड होते हैं। स्पेशल फाइबर एक ऐसा होता है, 2 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट अटैच्ड टू द फ्लैप। फ्लैप जो होती है वेंट्रिकल की उससे अटैच्ड एक स्पेशल फाइबर पाया जाता है जिसको कॉन्ड्री टेंडरनी कहते हैं। ये जो कॉन्ड्री टेंडरनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका लोकेशन पूछा जाता है। तो 2 वेंट्रिकल्स के जहाँ फ्लैप है वहाँ पर कॉन्ड्री टेंडरनी जो है वो पाया जाएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो है ये कॉन्ड्री टेंडरनी दूसरे एंड से
जॉइन होगा पेपिलरी मसल से, ठीक है। कभी कभी भी पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्रा टेंडरनी किस चीज़ से जॉइंट होता है सेकेंड एंड से, तो आपको बताना चाहिए पेपिलरी मसल से ये जॉइंट होता है। और यहीं पे जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक और अयोटा अराइज करते हैं, यहाँ पर लोअर पोर्शन पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्व पाए जाते हैं जिनको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं इसलिए इनको बोल रही हूँ क्योंकि जब हम हार्ट बीट जनरेशन देखेंगे तो देखेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट बीट जनरेट करने में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जो वेंट्रिकल्स का बेस एंड होता है वहाँ पे दो फ्लैप अटैच होते हैं जिसको कॉन्ट्रा टेंडरनी बोलते हैं। कॉन्ट्रा टेंडरनी पेपिलरी मसल से दूसरे एंड से जॉइंट होती हैं, और जहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक हमें पता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से निकलती है और एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो जहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा निकलते हैं उसी लोकेशन पर उपस्थित होता है सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। सेमील्यूनर वॉल्व और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हार्ट बीट के जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू दी वर्किंग ऑफ द हार्ट। यदि हम हार्ट के वर्किंग की बात करें तो अभी हम ये देख सकते हैं कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको सिस्टोल बोलते हैं, और हार्ट की जो रिलैक्सेशंस होती हैं उनको डायस्ट्रोल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो है आर्ट्रिया का, ऑरिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ये ध्यान रखिएगा, SA नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइनो ऑरिक्यूलर नोड से ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनिशिएट होता है या एक्टिवेशन होता है, जिसे कहना चाहिए कि जो इनिशिएटर है हार्ट बीट का वो SA नोड या पेस मेकर को कहते हैं, ठीक है। पेस मेकर शब्द आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। बहुत से लोगों को पेस मेकर जिनका साइनो ऑरिक्यूलर नोड डिफेक्टिव हो जाता है या नहीं काम करता तो उनको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, वरना उनकी हार्ट बीट जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। व्हेन द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द SA नोड इट रीचेस द और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। जैसे ही ये पेसमेकर से हार्ट बीट ओरिजिनेट होने लगेगी, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी हार्ट बीट नहीं, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब ओरिजिनेट होने लगेगी तो ये ऐसे नोड से कहाँ पहुँचेगी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे पहुँचेगी, जिससे कि पेस सेटलर कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेस मेकर अगर ऐसे नोड है तो पेस सेटलर कौन है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। उसके बाद ये एक्साइटेड होगा और इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेगा वेंट्रिकल्स के सभी पार्ट में, ठीक है। ये जो इम्पल्स जैसे ही ऐसे नोड से AV नोड तक पहुंची वैसे ही AV नोड एक्साइट होगा और इम्पल्स को वेंट्रिकल्स के सभी पार्ट्स में फैला देगा, और किसके थ्रू फैलाएगा, बंडल ऑफ हिस के थ्रू और परकुंजी फाइबर के थ्रू। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जो एक तो ये बनता है कि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे नोड या पेसमेकर से होती है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पहुँचती है, तो एट्रोवेंट्रिकुलर नोड या पेस सेटलर पे पहुँचती है, और वहाँ से ये जो एक्साइटमेंट होती है ये पूरे वेंट्रिकल्स में फैलती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि वेंट्रिकल्स में कौन फैलाता है पूरी वेव ऑफ एक्साइटमेंट को, तो वो फैलाने का काम करते हैं बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स। ये दो चीज़ें पूरा का पूरा जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसे फैलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट में कैसे होता है। यदि हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ये इसे मैंने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हार्ट जो है उसे हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है और लेफ्ट पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ऊपर के पोर्शन ऑरिकल होते हैं, नीचे का पोर्शन वेंट्रिकल होता है। देन आपको ये भी बताया कि जो ऑरिकल्स होते हैं वहाँ पर दो वेना केवा खुलते हैं। जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो अपर बॉडी, जो अपर बॉडी होती है उससे पूरा ब्लड ला करके राइट ऑरिकल के अंदर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी से ला के पोर करता है, और जो इन्फीरियर वेना केवा होता है वो पूरी लोअर बॉडी से ब्लड ला के राइट ऑरिकल के अंदर पोर कर देता है, ठीक है। फिर राइट ऑरिकल में ब्लड गया, फिर उसके बाद जैसे ही प्रेशर जनरेट हुआ जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो
खुला और उसके खुलते ही ब्लड कहाँ चला गया, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए ऑरिकल्स, उसके बाद फिर जैसे प्रेशर क्रिएट हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला और फिर ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद तुरंत ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, एक तो ब्लड पीछे ना आ पाए और इसका वैसे भी हमारी कार्डियक साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या, ये मैं आगे बात करूँगी, लेकिन ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज इसलिए हो जाता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है, आगे की तरफ ही मूव करे ब्लड। तो राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, है ना। आपको ध्यान है ना, पल्मोनरी ट्रंक मैंने बताई थी कि वो डिवाइड हो रही है पल्मोनरी आर्टरीज में। तो यहाँ पहुँचा पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ तक ये ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में ब्लड का होगा ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजनेट होगा ब्लड। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे 1-2 बार मैंने भी जो दिए थे उसमें मैंने देखा कि एक क्वेश्चन आया कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है। तो जनरली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हार्ट करता है या लंग्स करते हैं। यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ब्लड का ऑक्सीजनेशन लंग्स करते हैं, ब्लड की पंपिंग हार्ट करता है, पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी करती है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन में आंसर हार्ट कर देंगे तो हार्ट गलत हो जाएगा। हार्ट प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहा है, वो एक तो लंग्स ऑक्सीजनेशन कर रही है ब्लड का और हार्ट उसकी पंपिंग कर रहा है, ठीक है, वहाँ से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा है। पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन, आप मेरे यूरिन फॉर्मेशन वाले वीडियो को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ब्लड से यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करना और वेस्ट का एक्सक्रीशन कराना, ये काम कौन, किडनी कर रही है। तो ब्लड का केवल ऑक्सीजनेशन लंग्स करती हैं, प्यूरिफिकेशन लंग नहीं करती है, ठीक है। देन पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा ब्लड। देन लंग्स से कौन काम करेगा, आपका पल्मोनरी वेन, ये लेकर आएगी ब्लड को कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल हैं वो थिक होंगी, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है हार्ट का, उसे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना होता है, ठीक है ना। और एओर्टा बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है और इंफीरियर वेना केवा बॉडी की लार्जेस्ट वेन है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं हम, क्या हुआ, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल में। यहाँ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से ये गया पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, वहाँ ये ऑक्सीजनेट होगा और ऑक्सीजनेट होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये पहुँचेगा लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहाँ से एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल वर्किंग है हार्ट की। ये अगर आपको एग्जाम में आती है तो आप इसी बात को सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह का एरो वाला डायग्राम ज़रूर बनाएं और हार्ट का एक डायग्राम एरोज से देके जो ब्लड फ्लो है वो ज़रूर बताएंगे आपको। वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे होती है, पंपिंग ऑफ हार्ट में ब्लड इन दी हार्ट कैसे होता है, या ब्लड फ्लो इन हार्ट, किसी भी नाम से क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा सर्कुलेशन बताना है। जो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होते हैं, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं, पेस मेकर कहाँ अटैच्ड होता है ना, और पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लाती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, एओर्टा है। लार्जेस्ट वेन कौन है, इंफीरियर वेना केवा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और जो लोग डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये एरो वाला डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने बोला कि फ्लो ऐसे ऐसे होता है ये आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जितना आप कलर्ड पेन से डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करिए। कलर्ड पेन यूज़ करने के चक्कर में आप पेपर मत छोड़िए, क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करिए। मगर अगर आप कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं विद द टाइम तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। डिफरेंट पेन्स को यूज़ करके आप डायग्राम बनाएं। देन इसके बाद हम आते हैं कार्डियक साइकिल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यदि आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हैं तो कभी कभी हो सकता है कि शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल, एक्सप्लेन। तो वहाँ पर आपको ये बताना है कि कार्डियक साइकिल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 1 हार्ट बीट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स।
ये मेरे ख्याल में मैंने बताया नहीं, पर मैं मान के चल रही थी कि बीएससी, एमएससी और इवन 12th तक का स्टूडेंट की बात बहुत अच्छे से जानता है कि जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं, और कार्डियक मसल्स टोटली इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब वो हमारे विल के अनुसार काम नहीं करती, वो अपने अकॉर्डिंग पूरा टाइम काम करने वाली मसल है, क्योंकि जिस समय इन मसल्स ने काम करना बंद कर दिया उस समय आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से की जो एक पूरी साइकिल है दैट इज़ नोन एज कार्डियक साइकिल, और जो कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है वो सिस्टोल कहलाता है, और जो रिलैक्सेशन फेज़ है वो डायस्ट्रोल कहलाता है। ऐसा फेज जब दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं उसको जॉइंट डायस्ट्रोल बोलते हैं। ठीक है, सक्सेसिव स्टेजेस जो कार्डियक साइकिल की होती हैं उसमें एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल, ये फेजेस आती हैं। जो एट्रियल सिस्टोल होती है उसमें जो ऑरिकल्स होते, ऑरिकल एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इज फोर्स्ड इन दी वेंट्रिकल्स। क्या होता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है, और जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वॉल्व खुलता है और ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एवी नोड का स्टिमुलेशन होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जब ब्लड आया होता है ना ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में, इनके आने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज होता है, और उसके क्लोज होने से फर्स्ट जो साउंड है एक लो पिच और लंबे ड्यूरेशन का फर्स्ट हार्ट बीट का साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कि लब कहते हैं। ठीक है, हम हमेशा जो याद करते हैं वो ऐसे लब डब पॉज, हार्ट बीट को इसी तरह से याद किया जाता है। तो जो फर्स्ट साउंड है विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो इसलिए क्लोज होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। तो ये जो है ये कहलाता है लब, ये लो पिच्ड साउंड होता है और इसका लंबा ड्यूरेशन होता है। दिस मेक्स प्रेशर इन द वेंट्रिकल राइज, और इससे प्रेशर जो है वेंट्रिकल में वो राइज होता है, वॉल्व क्लोज हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। वेंट्रिकल्स जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ब्लड फ्लो करता है पल्मोनरी ट्रंक में, एओर्टा में, और सेमील्यूनर वॉल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ब्लड फ्लो करता है पल्मोनरी ट्रंक में, एओर्टा में, और सेमील्यूनर वॉल्व इससे ओपन हो जाते हैं। देन जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो सेमील्यूनर वॉल्व वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के दौरान ये सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, और सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से एक सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको डब कहते हैं, और वो हाई पिच और लो ड्यूरेशन का होता है। हाई पिच साउंड होता है और लो ड्यूरेशन का होता है। द प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल्स डिक्रीज एंड द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व रिमेन क्लोज एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द वेन इनटू द आर्टरिया। ब्लड का फ्लो होता है वेन से आर्टरिया में, और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो क्लोज ही रहते हैं। ठीक है, द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन व्हेन प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स फॉल एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द आर्टरिया इनटू वेंट्रिकल्स। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो तब ओपन होते हैं जब वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो फॉल होता है और ब्लड जो है वो आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर प्रवेश करता है, तब ये वॉल्व्स वापस से खुलते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन सेमील्यूनर वॉल्व्स आर इंजर्ड अ सॉफ्ट हिजिंग साउंड नॉइज इज हर्ड, जिसको लप्स बोलते हैं। इसका क्या रहता है कि अगर सेमील्यूनर वॉल्व आपके प्रॉपर नहीं है तो आपका जो ये डब वाला जो साउंड है ये प्रॉपर जनरेट नहीं होगा। लब के बाद एक करके ऐसा साउंड जो है वो जनरेट होगा, तो इसलिए इसे ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। और दूसरा, इसे हार्ट मर्मर भी बोलते हैं, है ना। इस डिफेक्टिव हार्ट साउंड को हार्ट मर्मर भी बोलते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि डिफेक्टिव हार्ट साउंड जनरेटेड बाय द सेमील्यूनर वॉल्व डिफेक्ट। अगर सेमील्यूनर वॉल्व डिफेक्टिव हैं तो उससे देयर इज अ डिफेक्टिव हार्ट साउंड दैट इज जनरेटेड विच इज़ डिनोटेड बाय लब करके इसको डिनोट करते हैं, और ये जो है इसको हार्ट मर्मर भी कहा जाता है। अब यहाँ एक और चीज़ होती है, जब दोनों, ऊपर मैंने बताया था आपको कि जब दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जॉइंट मतलब कॉमनली दोनों ही रिलैक्स करते हैं तो इस पीरियड को जॉइंट डायस्ट्रोल कहते हैं, और इसको हम एक पॉज कहते हैं। मतलब हम जो हार्ट बीट बताते हैं लब, डब और पॉज मतलब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाए हार्ट बीट कितनी होती है तो आप इसे 3 मत करिएगा, हार्ट बीट केवल 2 होती है, लब और डब।
है ना। तीसरा जो पॉज का फेस है वो कंप्लीट रिलैक्सेशन का है। हम बोलते ऐसे हैं लब डब पॉज, तो कई बार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाकर भी 3 ही आते हैं, पर 3 साउंड नहीं होते, 2 साउंड होते हैं। एक लब विच इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक डब विच इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, एंड दूसरा जो जॉइंट डायस्ट्रोल होता है उसमें एक पॉज होता है, कोई भी साउंड जनरेट नहीं होता। और तीसरी बात ये कि अगर सेमिल्यूनर वॉल्व डिफेक्टिव है तो एक डिफेक्टिव हार्ट मर्मर जनरेट होगा। ठीक है, फिर एक बात यहाँ और इम्पॉर्टेंट है, इसका जो पीरियड है, ठीक है, ये कितना है, जैसे कार्डियक साइकिल का कितना है, जो कार्डियक साइकिल का जनरेशन टाइम होता है वो कितना होता है, ये आपको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर और देखनी होगी कि जो कार्डियक साइकिल होती है उसका जो एक तो ये देखना होगा आपको कि हार्ट बीट 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होती हैं। देन आपको ये देखना होगा कि जो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, जो कंप्लीट कार्डियक डायस्ट्रोल होता है, कंप्लीट कार्डियक डायस्ट्रोल वो 0.4 सेकेंड्स का होता है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड्स का होता है। ठीक है ना, जो कंप्लीट कार्डियक डायस्ट्रोल होता है वो 0.4 सेकेंड का होता है, जो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड्स का होता है, एंड जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल होती है वो 0.7 सेकेंड्स की होती है। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ जो रेगुलेशन है हार्ट बीट का, देखिए मैंने आपको बताया था कि हार्ट बीट का जो जनरेशन है, एक्चुअली जो हार्ट बीट होती है वो, या हार्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार से हम हार्ट बीट के हिसाब से उन्हें देख सकते हैं, एक मायोजेनिक और एक न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट कौन सा हार्ट होता है, जहाँ पे जो ऑटोमेटिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं हार्ट की इज़ दी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्टेनियसली एट अ रेगुलर रेट एज नॉन ह्यूमन हार्ट जैसा है, वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब जो हार्ट बीट का ओरिजिन हो रहा है वो मसल से हो रहा है, तो वो हार्ट मायोजेनिक हार्ट कहलाएगा। और अगर हार्ट बीट का जो ओरिजिन है वो मान लीजिए नर्व से हो रहा है, तो वो हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट ये 2 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ गैंग्लियन सिचुएटेड नियर दी हार्ट। अगर गैंग्लियन से हार्ट बीट जनरेट होती है तो वो न्यूरोजेनिक हार्ट है, और अगर हार्ट बीट किसी मसल से जनरेट होती है तो वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोलस्क और वर्टिब्रेट, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के हार्ट मायोजेनिक है। न्यूरोजेनिक किस में है, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स में न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। यदि मैं ह्यूमन बीइंग में नर्वस रेगुलेशन की बात करूं तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जब हम ब्रेन में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ब्रेन का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसमें नर्वस रेगुलेशन हार्ट सेंटर लाई करता है। देन कार्डियो इनहिबिटर जो होती है वो कनेक्टेड होती है वेगस नर्व से। वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व ये भी हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो कार्डियो एक्सेलरेटर है, यानी कि हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करती है वाया सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, और जो वेगस नर्व है वो जो है कार्डियो इनहिबिटर है, यानी कि हार्ट बीट को कम करती है। अब ऐसे ही 2 और इम्पॉर्टेंट हार्मोन यहाँ पे समझ लीजिए, वो हैं एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। ये एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल ग्लैंड जो है उसका 2 पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होने वाले 2 हार्मोन होते हैं, एड्रीनालिन ये जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रीनालिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एड्रीनालिन है इसको फाइट एंड फियर हार्मोन भी कहा जाता है। जब डर लगता है, एक्साइटमेंट होती है तो ये हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, तो जो नॉर एड्रीनालिन है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है, और जो एड्रीनालिन है वो इमरजेंसी के टाइम पे ये काम करता है। बस जैसे कुछ भी आपने अचानक शेर देख लिया या अचानक भूत देख लिया तो आपने देखा होगा एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है और एकदम से एक फियर का जनरेशन होता है, तो वहाँ कौन सा हार्मोन काम करता है, एड्रीनालिन। ठीक है, अब जो हार्मोन, ये हार्मोन जो है ये कहाँ काम करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे नोट पे काम करते हैं। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये ऐसे नोट पे काम करते हैं। और थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है वो भी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बॉडी सेल्स का बढ़ा देता है, और इनडायरेक्टली वो भी इंक्रीज करता है हार्ट बीट को।
ठीक है ना। तो अब ये जितना भी था, जो भी पोर्शन था, ये मैंने कैलकुलेटेड मोड में पूरा कवर करने की कोशिश करी है। हार्ट के डिजीज़ और ब्लड प्रेशर ये सब मैंने अभी इसमें कवर नहीं करा है। तो आप मुझे आगे जो भी चाहते हो इसका कवरेज आगे कमेंट करके बता दीजिए, तो हम एक अलग वीडियो डिसऑर्डर्स पे भी बना सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच।